हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो वो हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने लेजिस्लेटिव वाला जो पार्ट था, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे होता है, वो पढ़ लिया था। अब हम करेंगे एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। सो वी हैव अनकवर्ड अ फ्यू पॉइंट ऑफ द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द प्रीवियस सेक्शन। सो ऊपर वाले सेक्शन में भी हमने जो कुछ चीज़ें देखी कि जो एग्जीक्यूटिव है उनका क्या रोल होता है या क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी होती हैं। We look at this a little more closely now. अब इसके बारे में थोड़ा और ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। So the first question is part 5 of the Indian Constitution begin with chapter 1, the executive. It's look at the role and responsibility of the president, the vice president and the council of minister. Among others, it is in the chapter 2 that the role and functions of the parliament are listed. Why might this be so? So the constitution starts with the executive because it shows how important the executive is in running the country. क्योंकि जब तक लोग एग्जीक्यूट नहीं होंगे, चलेंगे ही नहीं, तो कुछ बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए वो कितने इंपॉर्टेंट है वो बताया गया। While the parliament makes the law, the executive like the president, the prime minister and the council of ministers puts those law into actions. These order help us understand that both law making and law implementation are important. The government works properly only when both the parliament and the executive do their jobs together. तो तभी सब चीज़ें जो हैं सही से चलेंगी। Now first the president. The president is the head of state and the nominal head of the executive. अब जो president होता है वो क्या होता है, state का head होता है और nominal head होता है किसका, executive का। ठीक है, nominal मीन्स सिर्फ नाम के लिए head है, पावर उनके पास उतनी नहीं होती है। The Prime Minister and the Council of Ministers are responsible for running the government. मेन काम किसका होता है, जो प्राइम मिनिस्टर और जो उनकी काउंसिल बनी होती है मिनिस्टर की, वो जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। The President appoints the Prime Minister and other ministers, summons the Parliament and give assent to bills among other functions. अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका, और पार्लियामेंट बुलाते हैं और जो भी बिल वगैरह होते हैं उनमें अपनी सहमति देते हैं कि हाँ ये बिल आप पास कर सकते हैं। इसी तरह से उनके जो मोस्टली काम है वो इसी तरह के हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड्स एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। अब जो काउंसिल मिनिस्टर हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति को क्या करते हैं, जो मिनिस्टर होती है या जो उनकी समिति बनी होती है वो उसकी सहायता करते हैं और जब भी उन्हें जरूरत हो तो सलाह वगैरह एडवाइस देते हैं। हाउएवर इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, अब कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज डिसेंट्री पावर। तो जहां पर वो जो है अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पॉलिटिकल क्राइसिस। अगर पॉलिटिकली क्राइसिस आ जाए तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, यानी कि वहाँ पे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी चीज़ नहीं होगी, उस टाइम पे हेड जो है राष्ट्रपति है और उन्हीं के अकॉर्डिंग काम होगा। लाइक व्हेन नो पार्टी होल्ड अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन हो, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली और ना ही उनका गठबंधन हो रहा है। ठीक है, जैसे दो पार्टीज हैं, 10-10 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, और दोनों ही एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हैं, एक साथ मिलके जो सरकार नहीं बना रहे। तो ऐसी सिचुएशन होती है जब किसी भी एक पार्टी को जो है क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, तो उस टाइम पे क्या है, राष्ट्रपति शासन जो है लग जाता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव एंड अथॉरिटी इन इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब प्रधानमंत्री जो है वो क्या होते हैं, कार्यकारी अधिकारी होते हैं, यानी कि जो काम करने हैं। अभी प्रेसिडेंट के लिए क्या था, नॉमिनल हेड, लेकिन ये क्या है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के हेड होते हैं जो सारे काम करते हैं पार्लियामेंट सिस्टम में। ठीक है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिएशन इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। अब ये प्राइम मिनिस्टर बनते कैसे हैं, जो भी जिस भी टीम ने या जिस भी पार्टी ने, जैसे दो पार्टी हैं, ठीक है, इनके पास 6 हैं, इनके पास 4 सीट्स आई, तो 6 वाले जीत गए। अब जिनके पास ज़्यादा सीट्स हैं उनके जो हेड, उनकी उस पार्टी के जो लीडर हैं उसको जो है प्राइम मिनिस्टर जो है बनाया जाता है लोकसभा में। द प्राइम मिनिस्टर सर्व विद द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द MP इन द लोकसभा। और वो क्या करते हैं, जो इनके 6 लोग जीते यहाँ पर, उनके साथ मिलकर ही क्या करते हैं, लोकसभा, उनके सपोर्ट के साथ ही लोकसभा में काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर की फंक्शंस इंक्लूड। अब इनके की फंक्शन क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्होंने बनाया है, मंत्री परिषद जो बना, उसको लीड करना, एडवाइस करना प्रेसिडेंट को,
कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री में जो जो काम होते हैं उनको देखना और कोऑर्डिनेट करना। शेपिंग नेशनल पॉलिसीज, और जो भी नेशनल पॉलिसीज है उनको शेप करना, आकार देना। सो द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक डिसीजन, तो प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि जो मंत्री परिषद बना है वो डिसीजंस लेते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और अगर लोकसभा में उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उन्हें एक साथ, मतलब वो कलेक्टिवली एक मतलब किसी भी चीज़ के लिए वो एक ग्रुप पूरा जो है उस जो भी चीज़ें हो रही हैं स्टेट में या नेशन में, उन सब के लिए वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, वो आंसरेबल होंगे। मोस्ट ऑफ द बिल दैट कम टू द पार्लियामेंट फॉर अ डिस्कशन आर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। अब जो भी बिल लाए जाते हैं वो कौन लेकर आती है? गवर्नमेंट, यानी कि जो जिनका प्राइम मिनिस्टर बना है वो गवर्नमेंट जो है अपने बिल लेकर आती है। अ परमानेंट ग्रुप ऑफ ऑफिशियल कोल्ड सिविल सर्वेंट, और उसमें एक परमानेंट ग्रुप होता है ऑफिशियल का जिसे क्या बोला जाता है? सिविल सर्वेंट। वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इम्प्लीमेंट करने में जो लॉ और पॉलिसीज आए हैं उनको। दीज ऑफिसर्स ऑफन कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर और ब्यूरोक्रेट्स, इन्हें क्या बोला जाता है? या तो एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है या ब्यूरोक्रेट्स बोला जाता है। वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर, अब ये किस तरह से काम करते हैं? जो भी मिनिस्टर्स इनको डायरेक्शन मिलती है उनके अकॉर्डिंग। एंड एंश्योर दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फंक्शन स्मूथली, और साथ में ये चेक करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। If the executive is the part of legislative, how do we say that there is a separation of power? तो किस तरह से हम इसे बोल सकते हैं? So in India's parliamentary system, the executive जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं comes from the legislative, पार्लियामेंट से ही आते हैं, but both have separate role. The legislative makes law, the executive implement them, and the judiciary ensure they follow the constitution. Through tools like question hours and the budget, parliament checks the executive actions. These systems of check and balance maintain separation of power and prevent any branch from becoming too powerful. In 1956, Railway Minister Lal Bahadur Shastri resigned after a train accident. अब 1956 में क्या हुआ? एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद जो उस टाइम के रेलवे मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। Although he was not blamed for the accident, उनको ब्लेम नहीं किया एक्सीडेंट के लिए। He believed that a minister must take moral responsibility for anything that happens in their ministry. लेकिन किसी ने उनको ब्लेम नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं इस मिनिस्ट्री का हेड हूँ, अगर मेरी अंडर में अगर कोई भी चीज़ होती है इस मिनिस्ट्री में या रेलवे में कोई भी दिक्कत आएगी तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, ये उनका बिलीव था, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। He offered his resignation to the then प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन किसको दिया था? जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू डिक्लाइंड एट द फर्स्ट, स्टार्टिंग में नेहरू ने मना कर दिया कि आपका हम इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बट शास्त्री इंस्टेड फाइनली हिज रेजिग्नेशन वॉज एक्सेप्टेड, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप जो है मेरा ले लीजिए, मैं नहीं काम कर सकता अभी क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री की वजह से एक्सीडेंट हो गया, या जब मैं काम कर रहा था उसमें उस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है, तो इस वजह से नेहरू जी ने लास्ट में उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया था। ये लाल बहादुर शास्त्री की जो है फोटो है, और बाद में वो क्या प्राइम मिनिस्टर भी बने इंडिया का। नाउ डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव, अब इसमें डिफरेंस क्या? देखो ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी इनकी क्या क्या है। अब इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम की डिफरेंसेस बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव, तो बहुत ही जो की डिफरेंसेस हैं उनको समझना जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर टेबल में ब्रीफली समराइज किया है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या होती है? लेजिस्लेटिव में क्या होगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री, सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है कंट्री की, कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इसमें ये सारी चीजें हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसमें ये सब लोग होंगे। देन मेन रोल क्या होता है? इन लेजिस्लेटिव का मेन रोल क्या है? लॉ बनाना, और जो भी काम एग्जीक्यूटिव कर रहा है उसको देखना कि वो सही से कर रहे हैं या नहीं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? जो लॉ बनाए गए लेजिस्लेटिव के अकॉर्डिंग जो लॉ बने हैं उनको लागू करना इनका काम है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? कैन इंट्रोड्यूस सम बिल्स इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो है बिल को पेश कर सकते हैं। नाउ
मोस्ट ऑफ द बिल आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट, और ज़्यादातर बिल जो हैं ये लोग ही लेकर आते हैं, एग्जीक्यूटिव वाले। कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग एक्सप्लेनेशन। मोस्टली क्या करते हैं, उनसे जो भी एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है वो, ठीक है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उसके लिए क्वेश्चन कौन पूछता है, जो ओपोजिशन पार्टी है, तो वो लेजिस्लेटिव हो गया, मतलब जो लोग वहां पर सब बैठते हैं पार्लियामेंट में, वही। अब ये क्या करते हैं, चेक करते हैं कि एग्जीक्यूटिव ने क्या क्या काम किए, उन्होंने सही काम किए या नहीं किए, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है कि आपने ये काम किया तो कैसे किया। नाउ अब एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होगी, एक्सप्लेनेशन देना होगा लेजिस्लेटिव को अपने डिसीजंस के लिए और एक्शंस के लिए। और अगर प्रेसिडेंट को कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उसमें, जैसे कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाना है या नहीं बुलाना, इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनमें प्रेसिडेंट की हेल्प करना, एडवाइस देना, ये भी इनका ही काम है। सैंक्शन ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंस, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी खर्च होंगे उनमें वोटिंग होती है, उसके बाद ये सब होता है, तो ये सब सैंक्शन करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रिपेयर करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं द बजट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो भी बजट अप्रूव करती है, पहले ये अपना देते हैं, एक ड्राफ्ट देते हैं कि हमें इतने बजट की जरूरत होगी, इतना यहाँ यूज़ होगा, इतना यहाँ यूज़ होगा। देन उसके बाद जब सैंक्शन हो जाता है तो वो प्रिपेयर करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं जो बजट उन्हें पार्लियामेंट में प्रोवाइड करवाया है। कंसल्ट करते हैं डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज से, और कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली इन डे टू डे मैटर एंड मे कंसल्ट कमेटी व्हेन रिक्वायर्ड्स। अब इन्हें हर रोज़ की या जो भी इनके एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए उन्हें पार्लियामेंट्री कमेटी से क्या करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो इनकी डे टू डे मैटर्स होते हैं, हर रोज़ के जो नॉर्मल चीज़ें काम चलते रहते हैं, उसमें ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और कभी कभी अगर ज़रूरत है तो कमेटी से कंसल्ट भी कर सकते हैं। अब हमने एग्जीक्यूटिव देख लिया, लेजिस्लेटिव देख लिया, नेक्स्ट आता है जुडिशरी, रोल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। अब इनका काम क्या है, चेक करना और बैलेंस को बनाए रखना। द जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ ऑफ द लैंड इंक्लूडिंग इन स्पेसिफिक केस ऑफ डिस्प्यूट। अब जो जुडिशरी है वो क्या है, वो भी एक गवर्नमेंट का ही एक ब्रांच है, जिसका काम क्या है कि जो भी लॉ बनाए गए, ठीक है, उन्हें लागू करना, अप्लाई करना है ऑफ द लैंड, और जो भी अगर छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं उनको सोल्व करना भी इनका ही काम है। द जुडिशरी फंक्शन थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एंड प्ले अ पिवटल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नेंस। अब जो जुडिशरी है वो काम कैसे करती है, जैसे कोर्ट्स वगैरह है ना, तो जो सिस्टम है कोर्ट्स का उसके अकॉर्डिंग ये काम करती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेटिक, जो हमारी सोसाइटी या गवर्नेंस में जो डेमोक्रेटिक नेचर है उसको मेंटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये ही प्ले करती है। द जुडिशरी एक्ट्स एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन, यानी कि उनके जो है रक्षक की तरह वो काम करते हैं। ensuring that all the branches of the government operate within the principle and parameters and reached in the constitution। वो हमेशा इंश्योर करते हैं, चेक करते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट की ब्रांचेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें दी गई हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, पैरामीटर्स दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही वो काम करेंगे। इट कीप्स अ चेक ऑन द इफेक्टिव फंक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट बाय इंटरप्रेटिंग लॉज, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। ये हमेशा जो है चेक करते रहते हैं कि सोसाइटी सही से काम कर रही है नहीं, जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, जो अलग अलग चीज़ें हैं, वो जो लॉ लागू किए गए हैं वो उनको ढंग से चेक कर रहे हैं, या उनको ढंग से लागू किया गया है या नहीं किया गया है, या लॉ को लोगों को ढंग से समझाया गया है, इंटरप्रेट किया गया है या नहीं। जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सोल्व किया जाता है। लोगों के बीच में अगर कभी प्रॉब्लम होती है, क्या कहते हैं कि उसमें जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इस तरह से तो रिजोल्व करते हैं, डिस्प्यूट को रिजोल्व कर देते हैं, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली डिस्क्राइब हाउ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर गिवन पावर टू गवर्न द कंट्री। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ ये डिस्क्राइब नहीं करता कि जो लेजिस्लेटिव है या जो एग्जीक्यूटिव है उनको जो पावर दी गई है कि कैसी या क्या क्या जो है पावर दी गई है कि कंट्री को कैसे चलाना है, बट इस ऑल्सो लिस्ट द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ऑर्गन्स।
अब पावर तो उसमें बताई गई है, लेकिन इसके साथ ही उसमें ये भी बताया गया है कि उसके साथ ही इनकी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की कुछ पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं जो उन्हें फुलफिल करनी है। To ensure that the power of the legislative are used properly and responsibilities are followed, the judiciary is given the unique and critical responsibility of checking that the law passed by the parliament has not violated the constitutional framework. अब जो लेजिस्लेटिव है वो अपनी पावर्स को ढंग से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो जुडिशरी को एक यूनिक और क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जिम्मेदारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ताकि वो चेक करे कि जो लॉ पास हुए हैं पार्लियामेंट में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फ्रेमवर्क को या किसी चीज़ को वोलेट नहीं किया है, यानी कि उसका जो है उल्लंघन उन्होंने कहीं भी नहीं किया है। सिमिलरली, इफ अ वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओकर्स when the laws are implemented by the executive, इसी तरह से अगर कहीं पे भी लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, जब लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया है बाय द एग्जीक्यूटिव, जब जुडिशरी अगेन हैज द पावर टू स्टेप इन, तो जुडिशरी उस टाइम पे भी स्टेप इन कर सकती है, यानी कि उस चीज़ को रोक सकती है। जस्ट एज द पार्लियामेंट फंक्शन थ्रू इट्स लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव आर्म्स, द जुडिशरी फंक्शन थ्रू इट्स कोर्ट। जिस तरह से अभी हमने देखा कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है वो किस तरह से काम करती है अपनी पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उनकी कार्यपालिका है उसके अकॉर्डिंग वो अपना संसद के अकॉर्डिंग अपनी शक्तियों का यूज़ करते हैं, अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं। और जुडिशरी जो है किस तरह से काम करती है अपने कोर्ट्स के थ्रू, अपने जो अदालत वगैरह हैं इसके थ्रू। नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव एक्सप्लोर्ड हाउ द ऑर्गन विद इन द पार्लियामेंट बैलेंस मेकिंग ऑफ द लॉ एंड एग्जीक्यूटिंग इट एंड हाउ द जुडिशरी चेक्स दीज एक्शंस। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो पार्लियामेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से लॉ बनाते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करते हैं, और किस तरह से जो जुडिशरी है उनके हर एक एक्शन को चेक करती है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये क्या है, एग्जाम्पल है कि पावर को अलग अलग तरह से सेपरेट किया गया है। एंड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस अमंग द लेजिस्लेटिव, executive and the judiciary, ensuring that no one organ became too powerful। अब इसमें क्या है, एक सिस्टम भी, सेपरेशन ऑफ पावर तो है ही, साथ में सिस्टम भी बनाया गया है चेक करने का और बैलेंस करने का, किसके बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि किसी भी ऑर्गन को ज़्यादा पावर ना हो और कोई एक बिल्कुल जो है बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल ना हो। What might happen if one of the organ, legislative, executive and judiciary has all the power? So if one of the organ had all the power, it would go against the spirit of the constitution and affect people's right and freedoms. How would it affect the right of people? So if the legislature had all the power, it could make unfair laws. लोग गलत बना सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव के पास अकेले अगर पावर आ जाएगी, डिसीजन माइट फेवर टू वन पार्टी। And if the judiciary controlled everything, elected leaders would lose authority. So in all cases, people freedom would be at risk. Discuss with your classmate how each organ checks the other. For example, how does the legislative question the action of the executive? So the legislature keeps the executive in check through questionnaires, debates and no confidence motion, and by approving all government spending. How does the judiciary make sure that law and government action respect the constitution? So the judiciary checks that law and actions follow the constitution. It can strike down any law that violates people's right. So do you think there might be way in which the action of the judiciary itself are reviewed? So yes, the action of the judiciary can be reviewed. Though it is independent, if it goes beyond its power, it can be checked by other branches. In case of misconduct or corruption, judges can be mispeaced by parliament. And this ensures that the judiciary remains fair, accountable and within its limit. Can you find example where the judiciary has asked lawmaker to review a law? So the judiciary often point out issue with the law and suggest changes. जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट था 1988 में. In 2024, the Supreme Court gave a clear interpretation regarding the type of driving license needed for transport vehicle under the light motor vehicle. अगर light motor vehicle है तो किस तरह का जो है ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए कैटेगरी, and asked the government to amend the law to remove any confusion.
उन्होंने इसको जो है अमेंड करने के लिए बोला, ठीक करने के लिए बोला, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, the Supreme Court stressed the need of a uniform civil code, arguing that one common set of law for all religion would promote equality and prevent discrimination. तो इसलिए सबके लिए सेम रूल लगेगा। National Judicial Appointment Commission, the Supreme Court struck down NJAC Act, questioning its implementation and suggesting a review of the judicial appointment process. Right to privacy, 2017. The Supreme Court ruled that privacy is a fundamental right and asked lawmakers to review law like the Aadhaar Act for privacy concern. Can you find any instance when the implementation of a law has been questioned by the judiciary? So yes, the judiciary has questioned the government several times for not properly implementing law. जैसे in 2013, the Supreme Court directed the government to ensure the Right to Information Act was implemented effectively as many departments caused delays. 2016, it asked the government to ensure timely wage payment under Manrega for rural workers. 2005, the government ordered strict steps to reduce pollution in Ganga and Yamuna rivers by enforcing environment law. In 1997, it stopped deforestation and directed the proper implementation of the Forest Conservation Act. नाउ वी विल लर्न अबाउट द जुडिशरी इन द लेटर चैप्टर। आगे हम जो है जुडिशरी के बारे में और भी पढ़ने वाले हैं। अब आगे हम देखते हैं लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन एट द स्टेट लेवल। अब ये नेशनल लेवल पर था, स्टेट लेवल पर कैसे है। सो एज डिस्कस्ड, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अ पार्लियामेंट विद लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो पार्लियामेंट में भी यूनियन गवर्नमेंट में होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है। सिमिलरली इसी तरह से हर स्टेट में भी उनका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव होता है, कोल्ड इट्स स्टेट असेंबली, जिसे क्या बोला जाता है, स्टेट असेंबली बोला जाता है। जस्ट एज द पार्लियामेंट हैज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट में क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, MP, हु मेक लॉज, जो लॉ बनाते हैं। अब स्टेट में क्या होता है, देयर आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्हें बोला जाता है MLA, हु फॉर्मुलेटेड लॉ ऑन सब्जेक्ट डेट आर ऑन द स्टेट लिस्ट एंड ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। अब वो क्या करते हैं, जो स्टेट के अंदर जो चीज़ें आती हैं जिनके लिए वो रूल बना सकते हैं, उनमें उनके लिए वो जो भी रूल्स हैं, लॉ हैं, वो बनाते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट क्या होती है, एक समवर्ती लिस्ट होती है। अब ये क्या होती है, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट क्या, स्पेसिफिक मैटर जैसे कि एजुकेशन, एनवायरमेंट पॉलिसी, रिक्वायर कोलैबोरेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, एग्जिबिटिंग द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ फेडरलिज्म। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टेट और यूनियन में कॉमन होती है, उन्हें बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। यूनियन की अलग लिस्ट है, स्टेट की अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब में कॉमन है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट पॉलिसी, ये तो सब में ही है, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको कॉन्ग्रुएंट लिस्ट बोला जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लिस्ट डेट हेल्प टू क्लैरिफाई द एरिया ऑन विच द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन exclusively legislate, called the union list and the state list respectively। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्लियरली क्लासिफाई किया गया है लिस्ट को, कि किस एरिया में जो है यूनियन जो है अपने लॉ बना सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है, उसे यूनियन लिस्ट बोला गया, और जहाँ पर स्टेट अपने लॉ बनाएगी जिस लिस्ट के अकॉर्डिंग, उन्हें स्टेट लिस्ट बोला गया। देयर इज ऑल्सो अ कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, एक कॉन्ग्रुएंट लिस्ट भी है, डेट हैज सब्जेक्ट, उसमें वो सब्जेक्ट है ऑन विच बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट, जिसमें दोनों ही गवर्नमेंट जो है अपने लॉ बना सकती है। हाउएवर इन द केस दैट द यूनियन गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन द गवर्नमेंट ऑन अ सब्जेक्ट इन द कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, द स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू फॉलो इट। लेकिन अगर यूनियन गवर्नमेंट ने कभी भी अगर कोई कॉन्ग्रुएंट लिस्ट यानी कि जो दोनों में कॉमन लिस्ट है उससे रिलेटेड अगर कोई लॉ बना दिया है, तो स्टेट को उस लॉ को फॉलो करना ही होगा। इन द केस ऑफ RT, जैसे कि एग्जांपल के लिए RTE का जो लॉ बना था, द एक्ट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इवन दो एजुकेशन इज इन द कॉन्ग्रुएंट लॉ। अब जैसे ही वो RTE आया तो ये हर एक स्टेट में अपने आप लागू हो गया। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में था। नाउ पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो दोनों में पैरेलली चलती रहती हैं, एक साथ चलती हैं।
द स्ट्रक्चर एट द स्टेट लेवल इमिटेट्स द वन ऑन द यूनियन लेवल। स्टेट लेवल में क्या होता है, जैसी इसकी होती है वैसा सेम वैसे वो फॉलो करते हैं। यू कैन सी द स्ट्रक्चर अक्रॉस बोथ लेवल। कंस्टिट्यूशन हेड, अब इसमें क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब इसमें क्या है, गवर्नर होता है स्टेट का, जो नॉमिनल हेड जिसे हमने बोला, ठीक है। स्टेट में देखेंगे तो गवर्नर होता है स्टेट का, और यूनियन में अगर हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट है, और ये प्रेसिडेंट से अपॉइंट किया जाता है। टर्म कितनी है, 5 ईयर्स 5 ईयर। एग्जीक्यूटिव हेड क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड क्या है, द नॉमिनल हेड इज द प्रेसिडेंट। नॉमिनल हेड क्या है, प्रेसिडेंट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, यानी कि काम वो ही करेंगे। सेम यहाँ पर नॉमिनल हेड गवर्नर है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है वो ही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के हेड होते हैं जो काम करेंगे। सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी है, उसी में से वो हेड का जो है, जो भी एग्जीक्यूटिव हेड है, यानी कि जो प्रधानमंत्री बनेगा, जो मेजोरिटी वाली पार्टी है उसी में से बनेगा। सेम यहाँ भी वही होता है, जो विधानसभा में मेजोरिटी वाली पार्टी है उसमें से लीडर चुना जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करता है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, और ये किस में होंगे, विधानसभा में, क्योंकि स्टेट में विधानसभा होती है। लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, बाई कैमरल, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दो हैं, और ये जो है यूनिकैमरल और बाई कैमरल दोनों हो सकती है। कहीं पर सिर्फ विधानसभा होती है, कहीं पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। लोअर हाउस लोकसभा, यहाँ पर विधानसभा है। अपर हाउस राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं। विधान परिषद होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सम स्टेट ओनली, सब में ये नहीं है। टर्म ऑफ लोअर हाउस 5 साल, इसमें भी 5 साल है। प्रेसिडेंट ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, स्पीकर होता है दोनों में। लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है, मेकिंग लॉ ऑन सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं किसमें, यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग जो चीजें दी हैं उन पे, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पे। और ये किसमें लॉ बना सकते हैं, जो स्टेट की लिस्ट है, क्योंकि ये स्टेट में गवर्नमेंट कर रही है, काम कर रही है, तो स्टेट लिस्ट में ये अपने स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने लॉ बना सकते हो, जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं उन पर। फाइनेंशियल पावर्स, मनी बिल्स ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा, मनी बिल ओरिजिनेट्स ओनली इन विधानसभा। तो बिल्कुल जैसा यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट में चलता है, स्टेट गवर्नमेंट में बिल्कुल वैसा ही चलता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, और स्टेट लेजिस्लेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सो अनलाइक द सेंटर, द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन बी यूनिकैमरल, यानी कि सिंगल हो सकता है, एक हाउस भी हो सकता है, और बाई कैमरल दो भी हो सकते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड द विधानसभा। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसे क्या बोला जाता है, विधानसभा। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जो अपर हाउस है, उसे बोला जाता है विधान परिषद। द स्टेट हैविंग अ बाईकैमरल सिस्टम आर आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, while the remaining states have a unicameral system। यानी कि सिर्फ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स है जिसमें बाई कैमरल सिस्टम है, यानी कि विधान परिषद भी है। बाकी सारी स्टेट्स में किसी में भी ये जो है विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा ही है। अब ये कर्नाटका का जो विधान साउथ हाउस है लेजिस्लेटिव, कर्नाटका का दिखाया गया है यहाँ पर। What type of legislative does your state have? तो ये सबका अलग अलग होगा। So I live in West Bengal and it has a unicameral legislate. This means it has only one house called the विधान सभा और legislative assembly। अब सबका अलग अलग होगा। जो 6 स्टेट्स हमने वहाँ पढ़ी हैं उसको छोड़कर बाकी सब में क्या है, सिंगल स्टेट ही है, सिंगल जो है असेंबली होती है। नाउ चैलेंजेस क्या होते हैं ऑफ द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव। तो चैलेंजेस क्या है, एज डिस्कस द इंडियन लेजिस्लेटिव इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट असेंबली, दोनों होते हैं उसमें, हैज द क्रिटिकल एंड विटल रोल ऑफ इन इनैक्टिंग लॉज, ओवरसीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड अप्रूविंग द बजट। अब जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव है, यानी कि जो भारतीय विधानमंडल है, चाहे वो केंद्र में है या स्टेट में है, यानी कि सेंटर या कहीं पर है, उनका बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि लॉ को इनेक्ट करना, ठीक है, लागू करना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस है उसको निगरानी करना, उसको देखना और अप्रूव करना बजट्स को। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें डिस्कस होते हैं नेशनल पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेकर आती है उनको डिस्कस किया जाता है कि वो सही है या नहीं, डेवलपमेंट प्लान कौन कौन से हैं, कैसे हैं,
इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एड्रेसिंग पब्लिक ग्रीवियंस। सो ये सारी चीज़ें उस प्लेटफॉर्म पे ये लोग डिस्कस करते हैं। हाउएवर द लेजिस्लेटिव ऑल्सो फेस सेवरल चैलेंज इन इट्स इफेक्टिव फंक्शनिंग। अब लेजिस्लेटिव को बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं अपने इस काम को इफेक्टिवली करने के लिए। सम ऑफ दीज कैन इंक्लूड रेगुलर एब्सेंटिज्म ऑफ मेंबर। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है लगातार उपस्थित मतलब अब्सेंट रहते हैं जब पार्लियामेंट चल रही होती है उस टाइम पे। नॉन कोऑपरेटिव कंडक्ट और कम्युनिकेशन ऑफ मेंबर। अब कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है मेंबर्स में, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। रिड्यूस क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेंट डिबेट्स एंड डिसरप्शन ऑफ द क्वेश्चन आर। अब क्या करते हैं कई बार जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल रिड्यूस हो गई है, ठीक है। और कई बार जो है इसी तरह के फालतू के क्वेश्चंस पूछकर जो है क्वेश्चन आर को पूरा डिस्टर्ब कर दिया जाता है। द पार्लियामेंट्री टिपिकली मीट्स 3 times a year। तो पार्लियामेंट 3 बार होती है। दीज मीटिंग्स आर कोल्ड। तो इन मीटिंग्स को क्या बोला जाता है? सेशन। बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। ईच ऑफ दीज हैव सिटिंग्स। अब हर एक में सिटिंग होती है। वेयर द पार्लियामेंट मीट्स सो टू डिलिब्रेट अपॉन प्रपोज्ड लॉ and discuss important matters of governance and seek explanation from the executive on its decision and actions। अब ये जो है 3 सेशन होते हैं जिन्हें सत्र बोला जाता है, बजट, मॉनसून और विंटर। और हर एक में सिटिंग होती है, इनकी बैठक होती है। सिटिंग मीन्स बैठक, एक मीटिंग टाइप आप लगा सकते हो, जहाँ पर पार्लियामेंट आपस में बैठते हैं और जो लॉ है जो उन्हें इम्प्लीमेंट करने हैं उनको प्रपोज किया जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट के उन पे वो डिस्कशन करते हैं और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे जो है उनके डिसीजन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है कि उन्होंने इस तरह के एक्शंस या चीज़ें डिसीजन क्यों लिए। यूजुअली द पार्लियामेंट सिट फॉर 6 hours a day ड्यूरिंग सेशन। अब सेशन के टाइम पर मोस्टली क्या होता है, पार्लियामेंट यानी कि जो उनकी मीटिंग होती है वो 6 घंटे के लिए होती है और वो लोग वहाँ बैठते हैं। दिस कैन बी एक्सटेंडेड ऑन स्पेशल ओकेजन और व्हेन देयर इज अ नीड टू कंप्लीट अर्जेंट बिजनेस। अब इस टाइम को कई बार एक्सटेंड भी कर दिया जाता है अगर कोई स्पेशल ओकेजन है या कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है तो। द स्टेट असेंबली टू हैव सिमिलर शेड्यूल। अब स्टेट असेंबली में भी सेम इसी तरह से चीज़ें चलती हैं। प्रोडक्टिविटी, अब ये क्या है? इन द पार्लियामेंट्री कॉन्टेक्स्ट प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ आवर्स either the Lok Sabha और राज्य सभा actually functioned against the time it was scheduled to। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? यहाँ पर पार्लियामेंट की बात हो रही है। सो पार्लियामेंट्री जो कॉन्टेक्स्ट में उसके अकॉर्डिंग देखें तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो भी लोकसभा है या फिर जो राज्यसभा है वो कितने टाइम तक एक्चुअल में काम किया, इनकी लोग कितने टाइम तक एक्चुअल में वहाँ रहे या उनकी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ, यानी कि किस टाइम पे वो शुरू हुई थी। ठीक है, शेड्यूल टाइम कोई और है लेकिन सब लोग किस टाइम पहुंचे और किस तरह पे वो चला या कितनी देर तक चला, उसके बाद यहाँ पर बात की जाती है। नाउ स्टडी द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट ओवर टाइम? कंप्लीट डाटा फॉर मोर रिसेंट ईयर। तो यहाँ पर ये दिया है, अब पूरा हो गया यहाँ तक। नाउ द डाटा शोन अ स्टडी डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ लोकसभा सिटिंग ओवर टाइम। जैसे नंबर ऑफ सिटिंग देखो, पहले 1952 से 57 में 677 हुई, देन 567, उसके बाद में 423 और 356। धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। वेल द नंबर ऑफ द सेशन हैज रिमेन्ड फेयरली कंसिस्ट। ये बिल्कुल सेम रह रहे हैं। द फर्स्ट लोकसभा हैज 677 सिटिंग्स विच ड्रॉप टू 567 इन द सेकेंड and 423 in the 10th and 356 in the 13th. This suggests the parliament now spent less time on debates and discussion than in earlier years. Starting में ज़्यादा discussion होता था और आजकल कम, which may affect the quality of legislative work. 16th लोकसभा जो 18 सेशन था, 315 सेटिंग जो है सिटिंग्स डे थे. This term show more working days and regular discussion. It reflected रिलेटिवली हायर पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी। 17 लोकसभा जो 15 सेशन यहाँ पर हुए और 274 सिटिंग्स हुई। देयर वॉज अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ सिटिंग्स कंपेयर टू द प्रीवियस टर्म। रीजन में इंक्लूड डिस्ट्रप्शन, कोविड-19 पैंडमिक एंड अर्ली एंजरमेंट। रेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा M. Venkaiah Naidu given in 2021. The productivity of Rajya Sabha during 2014 has been about 78% and declined to 65%. Since then,
Of the 11 sessions that he presided over, 4 of them clocked low productivity of 6.80, 27.30, 28, मतलब ये उन्होंने बताया. During the year 2018, the Rajya Sabha recorded the lowest year productivity of 35.75% under the impact of disruption. What conclusion can you draw from this statement? तो क्या समझ आ रहा है? So the statement by Naidu shows that the productivity of the Rajya Sabha has declined over time. Time के साथ साथ कम हो रही है. Between 2004 to 14, it worked efficiently with about 78% productivity, but later it fell to around 65%. Some sessions were even below 30%, and in 2018 productivity reached its lowest at 35.75% due to the frequent disruption. This showed that the Rajya Sabha is often unable to discuss and pass law properly, which affects its effectiveness and reduce public trust in parliament. So what implication does this have for the role of the Rajya Sabha is expected to play? So the Rajya Sabha represented the states and helped maintain the federal balance in parliament. When its productivity decline, important debates and discussion are reduced, वो चीज़ें कम हो जाती हैं. This time regional participation in national decision making and may lead to laws being passed without enough review. बिना रिव्यू के ही शायद मे भी कुछ laws जो हैं पास हो जाएंगे, decision making हो जाएगी. कंटिन्यूस डिस्ट्रप्शन ऑल्सो लोअर पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस उसमें कम हो जाता है. एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव राज्यसभा इज इम्पोर्टेंट फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी because it's improve the quality of law making and ensure accountability of the government. The parliament and the state assemblies have been envisioned as space for thoughtful debates and discussion where laws are made in the interest of people. अब जो पार्लियामेंट होती है और जो स्टेट असेंबलीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी उनके थॉटफुल जो डिबेट्स होती हैं, ठीक है, या जो भी उनकी चीज़ें बोल रही हैं, डिस्कशन किया जाता है वेयर लॉ आर मेड. क्योंकि लॉ किस लिए बनाए जाते हैं, तो उन चीज़ों पे जो अच्छे से जो है डिबेट और डिस्कशन उनका चलता रहता है कि उनका विजन क्या था, जो इन्होंने लोगों की इंटरेस्ट को या देख कर ही बनाए गए हैं, तो इनके लिए इनका विजन क्या है. हाउएवर व्हेन डिबेट डिस्टर्प्टेड, जब डिबेट डिस्टर्ब हो जाती है, सेशन आर कट शॉर्ट. सेशन क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं. एंड सम बिल्स टेक ईयर्स टू बी डिस्कस्ड एंड पास्ड, और कई बार जो है एक बिल को पास होने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, डिस्कस होने में और पास होने में. इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, जो कि चिंता का एक विषय बन गया है. टेक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट, कंप्लीट डाटा रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव इन योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी. जो जैसे हम ये अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल का ही कर रहे हैं. Legislative Assembly, which has unicameral legislative with 294 elected members. The main office bearer as the Speaker, Deputy Speaker, Chief Minister, Governor, Leader of the Opposition. Law are made through steps such as bill introduction, discussion, voting, and Governor approval. Recent session discussed education, health, welfare scheme, and economic development. The 2023 budget session focused on infrastructure and labor reform. Information was collected from the official assembly website, news report and NCERT textbooks. Seek an appointment with an MLA and gather information about challenges with respect to the state legislative. So after speaking with an MLA, I learned that the state legislative face several challenges. क्या क्या हो सकते हैं? Many members are absent during important debates, which reduce the quality of discussion. Frequent disruption होता है, also stop the house from working smoothly. Some bills get delayed because of lack of proper debate or agreement. Sometimes debates became too political and ignore public issues. The MLA also said that citizens should have take more interest, especially young people, and their active participation can make the legislative stronger and more effective. Concern have been expressed by section of the society about the fact that a substantial proportion of their representative in the Lok Sabha have criminal cases against them, and that many sessions are marked by angry or biased debate that do not seriously address issues affecting the people. अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि लोगों ने जो सेक्शन किया है सोसाइटी के, द फैक्ट दैट द सबसिक्वेंट प्रपोर्शन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकसभा,
तो यहाँ पर जो मेन दिक्कत ये है कि लोगों ने, जिन लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, यहाँ पर सोसाइटी ने जिन लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, वो बाकी लोगों के, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन जिनके जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं उनमें खुद पे ही कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, और जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इसलिए जब भी इस तरह के डिस्कशन होते हैं तो वो जो है मोस्टली एंग्री हो जाते हैं, या बायस डिबेट होती है, भेदभाव उनमें होता है, जिसकी वजह से जो मेन इशू है उसको, जो जिसकी वजह से लोग इफेक्ट हो रहे हैं, उसको एड्रेस ही नहीं किया जाता, उसके बारे में बात ही नहीं होती है। द मीडिया ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेटिंग द कंसर्न ऑफ द इलेक्ट्रोड। और इसमें जो मेन चीज़ है, जो मीडिया है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है यहाँ पर प्ले करती है, कि जिसमें लोगों का कंसर्न यहाँ पर दिखाया जाता है। दीज कार्टून एक्सप्रेस देम विद ह्यूमर। अब यहाँ पर जो ह्यूमर के साथ उन कार्टून को दिखाया गया है, उन चीज़ों को दिखाया गया है, अ प्रैक्टिस कॉमन टू ऑल हेल्दी डेमोक्रेसीज, जो एक प्रैक्टिस है कि किस तरह से आपकी जो है हेल्दी डेमोक्रेसी चलती रहती है। पुलिस है, फायर है, सब है यहाँ पर। ये लोग देखो ये जा रहे हैं, मॉनसून सेशन चल रहा है, एक्सेप्ट थंडर, लाइटनिंग, स्टॉर्म, ब्रीचेस एक्सेट्रा इस अ मॉनसून सेशन। अब यहाँ क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट, इलेक्शन कमीशन है, एंड फाइनली एनी कनेक्शन विद क्रिकेट स्टार्स। तो क्या कोई स्टार से आपका कनेक्शन है? तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर कि किस तरह से उनको जो भी आपके कैंडिडेट है उनको किस तरह से सिलेक्ट करना है, क्या चीज़ें करनी है, ये अलग अलग के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। सो ये सिर्फ फनी वे में दिखाया गया है। नाउ येट अवर डेमोक्रेसी ग्रो स्ट्रोंगर व्हेन सिटीजन स्टे इन्फॉर्म्ड एंड इंगेज्ड। अब हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रोंग कैसे रहेगी? जो सिटीजन्स हैं वो हमेशा इन्फॉर्म्ड रहे, उन्हें चीज़ों के बारे में पता चले, और हमेशा उन चीज़ों में वो इंगेज भी रहे, उन चीज़ों के बारे में बात करें। बाय आस्किंग क्वेश्चन पूछ के, अपने व्यूज़ शेयर करके, पार्टिसिपेट करके पब्लिक डिस्कशन के साथ। पीपल हेल्प शेप बेटर पॉलिसीज। अब लोग जो है हेल्प कर सकते हैं बेटर पॉलिसीज को बनाने के लिए। Therefore, one of the best way to overcome the challenges India face regarding its legislative, तो एक जो बेस्ट वे है जिसमें से जो चैलेंज है इंडिया के, जो इंडिया अभी फेस कर रहा है, उससे जो है बाहर आ सकते हैं, वो क्या है, कौन सा तरीका है? इज टू एंश्योर दैट मैनी मोर सिटीजन्स स्टे इन्फॉर्म्ड ऑन मैटर ऑफ इम्पोर्टेंट टू सोसाइटी, participate in discussion through public debates on digital space that various government departments offer during policy making process। अब इसके लिए इन्हें क्या करना होगा? लोगों को इन्फॉर्म रहना होगा, जो सिटीजन्स उन्हें इन्फॉर्म रहना होगा, खासकर ऑन द मैटर जो इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होगा थ्रू पब्लिक डिबेट्स के टाइम पे, जो डिजिटल स्पेस में होती है। बहुत सारे वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इस तरह की पब्लिक डिबेट ऑनलाइन भी जो है करते हैं पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे। और कंस्ट्रक्टिविटी एंगेजिंग विद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑन पॉलिसीज, और कई बार जो है जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पॉलिटिकल, उनसे पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें पूछना या उनके साथ एंगेज रहना, मतलब बातें करना कि ये ऐसे क्यों हो गया है। Many more young leaders and diverse voices are entering public life, and technology is making it easier to stay connected and involved with governance। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे जो यंग लीडर्स हैं वो भी आ रहे हैं, अलग अलग जो हैं पब्लिक जो हैं या पब्लिक फिगर्स जो हैं वो भी अपनी वॉइस रेज कर रही हैं, और टेक्नोलॉजी इसको और भी इजी बना रही है कि आप कनेक्टेड रह सकते हैं और इन्वॉल्व रह सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ क्या नया हुआ या क्या नहीं हुआ। एज फ्यूचर वोटर्स, योर चॉइस एंड पार्टिसिपेशन विल प्ले अ की रोल इन स्ट्रेंथनिंग आवर पार्लियामेंट and the assembly of the state you belong to, ensuring that they truly serve all people। अब जो फ्यूचर वोटर्स हैं वो क्या करते हैं, मतलब आप लोग ही फ्यूचर वोटर्स होंगे, उन्हें अपनी चॉइस को जो है ढंग से देखना होगा कि किसे वोट करना है, पार्टिसिपेट करना होगा वोटिंग के टाइम में, ताकि वो अपनी पार्लियामेंट को स्ट्रेंथ कर सके, उसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग कर सके, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगे। और जिस भी स्टेट में आप हैं उसकी असेंबली को और स्ट्रेंथनिंग करने में इंश्योर करेंगे कि जो लोग उन्होंने चुने हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, वो वास्तव में सभी लोगों को सर्व करेंगे या नहीं। नाउ अटल बिहारी वाजपेयी, अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेड ड्यूरिंग अ स्पीच इन द लोकसभा, उन्होंने जो है लोकसभा में जो है अपनी एक स्पीच है उसमें वो बोला था, सरकारें आएंगी जाएंगी
पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि गवर्नमेंट विल कम एंड गो, पार्टीज विल राइज एंड फॉल, बट द नेशन एंड मस्ट एंड्योर दैट इट्स डेमोक्रेसी मस्ट लिव ऑन, कि डेमोक्रेसी हमेशा रहनी चाहिए। तो इसका मेन रीज़न ही वो है। डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? जब आप चीज़ों को लेकर देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, किस चीज़ के लिए आपने उन्हें चुना था और क्या वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें देखना एज अ फ्यूचर वोटर आपका भी काम है। What message do you think this give about the role of parliament and leaders in democracy? So the quote reflects the deep concern of our great former Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee. It shows his appointment, sorry, it shows its deep disappointment with the behavior of some member of parliament and offer valuable suggestion. He emphasized the importance of keeping the interest of people and the country above personal or political gain. Why it is important to protect democratic laws even when political power changes? So it is important to protect democratic values because they ensure the right, freedom and voice of people regardless of who holds power. Government may come and go, but democracy provides stability, accountability and continuity for the nation. Without strong democratic values, political change could lead to the disorder and misuse of the power. Now before we move on, इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम एंश्योर दैट पावर इज शेयर, पावर शेयर होगी, डिसीजन जो है डिबेट से होंगे, मतलब डिबेट ये नहीं कि लड़ाई वाले, डिस्कशन के साथ, एंड लीडर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल, और अगर कोई भी चीज़ होती है तो जो लीडर्स हैं वो अकाउंटेबल होंगे, वो आंसरेबल होंगे। द लेजिस्ट्रेट मेक्स लॉ, वो लॉ बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट करेगा और जुडिशरी इंश्योर करेगा कि लॉ फॉलो हो रहे हैं या नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं या नहीं। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों की वॉइस को एंड रिफ्लेक्ट कर रहा है फेडरल स्पिरिट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट स्ट्रक्चर आर डिजाइन टू बैलेंस रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूनिटी। दोनों ही जगह, स्टेट में भी और जो सेंटर है उनमें भी स्ट्रक्चर जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि जो रिप्रेजेंटेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूनिटी है वो बैलेंस रहे। चेक करना है बैलेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशन, हेल्प प्रोटेक्ट सिटीजन राइट एंड अपहोल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब साथ में निगरानी भी रखनी और बैलेंस भी देखना है इंस्टीट्यूशन का, और ताकि लोगों के लो या जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है उनको बनाए रखा जा सके। द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट नीड टू बी बिकम मोर एफिशिएंट, जो पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है, जो काम है, उनको और ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा या करना पड़ेगा, एंड प्रोडक्टिव सो डैट द कंट्रीज प्रोग्रेस इज नॉट थवर्ड, और थोड़ा सा प्रोडक्टिव भी थोड़ा ज़्यादा होना लगेगा कि ताकि कंट्री की प्रोग्रेस जो वो रुकनी नहीं चाहिए, वो इसी तरह से आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। नाउ फाइंड आउट हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर स्टेट आर इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सो सबका अलग अलग होगा यहाँ पर आंसर आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ रिप्रेजेंटेटिव इन बोथ हाउस इन पार्लियामेंट। इन माई स्टेट उत्तर प्रदेश देयर आर 80 members in the Lok Sabha. These members are directly elected by people. There are also 31 members from Uttar Pradesh in the Rajya Sabha. These members are elected by the state legislature. So, Uttar Pradesh has 80 representatives in Lok Sabha and 31 in the Rajya Sabha. This show how important my state is in making law and decision for the countries. अब यहाँ पे अलग अलग देखो दिया है, नॉर्थ का उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा में एंड 31 राज्यसभा में, पंजाब 13 लोकसभा 7 राज्यसभा, तमिलनाडु 39 लोकसभा के हम पहले, कर्नाटका 28, बिहार 40, उड़ीसा 21, महाराष्ट्र 48, गुजरात 26 एंड असम 14, मणिपुर 2। राज्यसभा में तमिलनाडु 18, कर्नाटका 12, बिहार 16, उड़ीसा 10, महाराष्ट्र 19, गुजरात 11, असम 7 एंड मणिपुर 1। यहाँ पर आपको पता होगा, ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि डिपेंड करता है कि उस जगह की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीटें डिसाइड होती हैं। What makes the Indian Parliament the voice of the people? How does it ensure that different opinions are heard? So the Indian Parliament is called the voice of people because it represents citizens from all parts of the country. Member of the Lok Sabha are directly elected by the people and member of the Rajya Sabha are chosen by the state legislative. This ensures that people from different regions and communities have a say in lawmaking. Parliament ensures that different opinions are heard though.
क्वेश्चन आवर्स होते हैं वेयर एमपी आस्क द गवर्नमेंट अबाउट इट्स वर्क, डिबेट और डिस्कशन होती है बिल्स पर और नेशनल इशू पर, पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं विच स्टडीज लॉज एंड पॉलिसीज इन डिटेल बिफोर दे आर पास्ड. Why do you think the Constitution made the executive responsible to the legislative? So the Constitution made the executive, जो कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी मिनिस्टर वगैरह हैं, ऑफिशियल है, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, so that the government remain accountable to the people. This system prevent the misuse of power and ensure that leader work within their limits. Minister must explain their action and decision in parliament, making the government transparent and answerable. This relationship between the executive and the legislative helps to protect democracy and ensure that the government always serve the people's interest. Why do you think we have chosen the system of bicameral legislative at the union level? So India has a bicameral legislate to represent both the people and the state fairly. The Lok Sabha represent the citizen directly, while the Rajya Sabha represent the state and protect their interest. Since India is a large and diverse federal country, having two houses help balance national unity and regional interest. It also ensured that laws are discussed and reviewed carefully before being passed, making the lawmaking process more effective and democratic. Try to track the journey of a recent bill passed in the parliament, by the parliament, identify in which house it was introduced, where there are major debates or disagreement, how long did it take for the bill to become a law. लॉ बनने में कितना टाइम लगा, जो भी आप न्यूज़ आर्काइव्स हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, वो सब चेक कर सकते हैं. सो द वुमेन रिजर्वेशन बिल विच रिजर्व 33% ऑफ सीट्स ऑफ वुमेन इन लोक सभा एंड स्टेट असेंबली हैड अ लॉन्ग जर्नी. It was first introduced in 1996 but faced many delays. The bill was reintroduced in the Lok Sabha on 19 September 2023 and passed on 21 September 2023 with 455 votes in favor. The Rajya Sabha also passed it on the same day. तो उसी दिन वहाँ भी पास हो गया, लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1996 में. Finally, it received the President assent on 28 September, becoming the Constitution 106th Amendment Act 2023. It took 27 years for this bill to become a law, showing the long struggle of women political representation. Choose a recent law passed by the parliament, divide into two teams to role play different parts of the process. MP debating in Lok Sabha and Rajya Sabha, minister answering question and the president giving assent. सो ये सब का आपको एक स्किट यहाँ पर तैयार करनी है. मॉडल पार्लियामेंट जो है स्किट रहेगी, हाउ द वुमेन रिजर्वेशन बिल बिकम्स अ लॉ. कैरेक्टर कौन कौन से होंगे? स्पीकर होगा, लॉ मिनिस्टर, सपोर्टिव एमपी होगा, अपोजिशन एमपी होगा और प्रेसिडेंट. लोकसभा लोअर हाउस. ऑनरेबल मेंबर, वी विल नाउ डिस्कस द वुमेन रिजर्वेशन बिल which propose reserving 33% of seats for women for Lok Sabha and state assemblies. Law Minister, this bill will increase women's participation in politics. I request everyone's support. Supportive MP, I strongly support this bill. Women must have equal present. Opposition, I agree, but we ensure power implementation in all region. Speaker, all in favor, say aye. तो जो फेवर में है आए बोलेंगे. स्पीकर, द बिल पास इन द लोकसभा, नाउ इट गोज टू द राज्यसभा. देन राज्यसभा में जाएगा, सेम चीज़ वहाँ पर होगी. सपोर्टिव एम में द बिल इज एसेंशियल फॉर अ स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी. ओपोजिशन में ऑनरेबल स्पीकर, we support the bill but we believe it should include more detail on how women from all background will benefit and especially in rural area. सारे जो है स्पीकर बोलते हैं कि जो भी फेयर में ये बोलेंगे तो सब मोस्टली सब लोग वो बोलते हैं. तो राज्यसभा स्पीकर बोलते हैं द बिल पासेस, वी नाउ सेंड इट फॉर प्रेसिडेंट एसेंट. सीन प्रेसिडेंट एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट, आई हैव रिसीव्ड द वुमेन रिजर्वेशन बिल and after review I give my assent. So the women reservation bill is now a law. The women reservation bill 2023 was passed with wide support. Why might it has taken over 25 years for this bill to be passed despite being discussed for long? So the women reservation bill took 25 years to pass due to several reasons. Parties had different views on the reservation structures. Some demanded sub-reservation for women from OBC within the 33% quota, while other opposed this. Reserving seat for women meant many male members would lose their position, causing resistance
within political parties. Although no major party openly opposed the bill, there was an absence of strong political support to prioritize and pass it. It was often treated more as a symbolic promise than a serious legislative agenda. Sometimes the parliament is disrupted and does not function for the number of days it is supposed to. What impact do you think this has on the quality of law and the trust people place in their representative? So, when parliament is disrupted and does not function properly, it affects both lawmaking and people's trust. Important bills are often passed without enough discussion, which can reduce the quality of law. Constitution disruption also makes citizens lose faith in their representative and waste valuable time and public money. When debates turn disorderly, it weakens democracy and discourages young people from taking part in politics. In the long run, frequent disruptions slow down the country process and reduce respect for democratic institutions. Can you create interest group among the student and list question related to any policy that you may want to ask your MP or your MLA? How would this question be different if it were the MP instead of MLA and vice versa? As student, we care about policies that affect our education, future careers and the environment. To explore these issues, so I divided the class into two groups, group A and B. Group A focused on national issues and prepared question to ask from MP. Education: what is the central government doing to make higher education more accessible and affordable for students across the country? Jobs: what steps are you taken to create better job opportunity for young people in various sectors? Environment: what national level actions are being taken to reduce pollution and protect the environment? Group B focused on local and state issues and prepared question to ask our MLA. Education: what is being done to improve the quality of education in government school and colleges in our area? Jobs: how is the state government helping to create more jobs for young people in our locality? Environment: what local steps are being taken to reduce pollution and make our surrounding more eco-friendly? So the question we ask our MP and MLA are different because they handle different responsibility. MP work on national issues that affect the whole country, while MLA focus on local and state level problem in our area. By asking the right question, we can make sure our leaders listen to the concern of students like this. Next, what is the role that the judiciary play in Indian democracy? What would happen if it didn't have an independent we didn't have an independent judiciary? So the judiciary play a vital role in protecting democracy and citizens' right. It ensures that all the laws and government actions follow the constitution. Through judicial review, it can cancel any law or action that violates constitutional principles. It also settles dispute between the government and citizens to or different or between different level of government. If there were no independent judiciary, the government could pass unfair law. People's right would be at risk and justice might become biased, weakening trust in democracy. सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.